सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आइए पढ़ते हैं पाठ 14 बूढ़ी पृथ्वी का दुख। कविता कवयित्री निर्मला पुतुल। मूल भाव। बूढ़ी पृथ्वी का दुख ऐसी कविता है जिसमें पेड़, नदी, पहाड़, हवा और पृथ्वी को मनुष्य के रूप में चित्रित किया गया है। साहित्य की भाषा में इसे मानवीकरण कहते हैं। आपको पहले भी पढ़ाया जा चुका है मानवीकरण अलंकार, जहाँ पे निर्जीव वस्तुओं को पर मनुष्य के रूप में चित्रित किया गया हो, वह मानवीकरण अलंकार होता है। इस कविता में मानवीकरण प्रकृति तथा पृथ्वी के दुख का एहसास कराने के लिए किया गया है। पर्यावरण प्रकृति का अमूल्य उपहार है। अपनी संतुलित जिंदगी के लिए मनुष्य पेड़ पौधों, जल, वायु, जीव जंतुओं, पर्वत आदि पर निर्भर है। फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाओं के भोग के लालच में वह इनका अंधाधुंध दोहन अर्थात अनावश्यक उपयोग करता आ रहा है। ऐसा करके वह प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, भूकंप, सूखा आदि को न्योता देता है। पर्यावरण मानव जीवन के लिए अनिवार्य है। पर्यावरण की असंतुलित होने से मानव जीवन पर अनेक रूपों में संकट आता है। पेड़ पौधों, नदियों, पर्वतों और हवा को नष्ट एवं प्रदूषित होने से बचाना मनुष्य का कर्तव्य है। इस कर्तव्य का पालन करके ही मानव सहित सभी प्राणियों की रक्षा की जा सकती है और पृथ्वी के सौंदर्य को बचाया जा सकता है। इस कविता के मुख्य बिंदु। कविता में घटते वृक्ष, घटती हरियाली और मानव जीवन पर इसके विनाशकारी प्रभाव के प्रति चिंता व्यक्त की गई है। उपभोक्तावादी प्रवृत्ति के कारण आजकल लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को भोग लेने के लिए तत्पर हैं। इस स्वार्थी मनोवृत्ति का प्रभाव पेड़ों पर पड़ रहा है। पेड़ों का संकट पूरी मनुष्य जाति का संकट है, इसलिए हमें इसे अनुभव करना चाहिए और इसे दूर करने के उपाय भी करने चाहिए। नदियाँ धरती की जीवन रेखा हैं। तरह तरह के प्रदूषण और कूड़े गंदगी के कारण वे गंदे नाले में परिवर्तित होती जा रही हैं। यानी कि पेड़ों को अंधाधुंध काटा जा रहा है, पेड़ नष्ट हो रहे हैं और एक तरफ नदियों को हम बहुत ज़्यादा प्रदूषित कर रहे हैं, उनमें कचरा डालते हैं। इस वजह से नदियाँ प्रदूषित हो रही हैं। किसी भी चीज़ का उपभोग करके यह ध्यान में रखना ज़रूरी है कि उस चीज़ पर दूसरों का भी हक है। यह हमारा कर्तव्य है कि नदियों को साफ रखें, सूखने से बचाएं, जल के अन्य स्रोतों को बढ़ावा दें। जब भी जल का उपयोग करें, ऐसे लोगों की चिंता भी करें जिन्हें आज भी पानी सुलभ नहीं है, यानी कि अच्छे से प्राप्त नहीं है। पहाड़ धरती की रक्षा के लिए अनिवार्य हैं, इसलिए इन्हें भूधर कहा जाता है। भूधर भूमि को धारण करने वाले। आज ऊंची ऊंची इमारतों के निर्माण के लिए पहाड़ों को नष्ट किया जा रहा है। इससे आने वाले दिनों में धरती पर संकट बढ़ सकता है। हमें इस संकट को समझकर इसे दूर करने का प्रयास करना चाहिए। कवयित्री ने हवा को घर के पिछवाड़े खून की उल्टियाँ करते दिखाया है। इसका आशय यह है कि हवा के निरंतर प्रदूषित होने जाने के कारण भयंकर रोग बढ़ रहे हैं। कविता में हवा को प्रदूषण से बचाने का आग्रह किया गया है।
पेड़ों, पहाड़ों, नदियों आदि के कारण पृथ्वी सुंदर और युवा बनी रहती है। यदि ये सब नष्ट होते हैं तो पृथ्वी बूढ़ी ही लगेगी। इन सब की रक्षा करके हम पृथ्वी को असमय के बुढ़ापे से बचा सकते हैं। ये हमारा कर्तव्य है। ऐसा न करके हम अपने मनुष्य होने की सार्थकता भी सिद्ध नहीं कर पाएंगे। आइए पढ़ें काव्यांश 1 कविता। क्या तुमने कभी सुनी है सपनों में चमकती कुल्हाड़ियों के भय से पेड़ों की चीत्कार? कुल्हाड़ियों के वार सहते किसी पेड़ की हिलती टहनियों में दिखाई पड़े हैं तुम्हें? बचाव के लिए पुकारते हजारों हजार हाथ। क्या होती है तुम्हारे भीतर धमस? क्या कटकर गिरता है जब कोई पेड़ धरती पर? आइए सरलार्थ पढ़ते हैं। कवयित्री कल्पना करती है कि मनुष्य की तरह पेड़ भी भयभीत होते हैं। वे चमकती हुई कुल्हाड़ियों के डर से चीखते चिल्लाते हैं। सभ्य समाज पेड़ों को अपने उपयोग के लिए नष्ट करता है। इन पंक्तियों में घटती हुई हरियाली मानव जीवन पर इसके विनाशकारी प्रभाव की चिंता व्यक्त की गई है। यह प्रकृति विरोधी रवैया पूरी तरह से स्वार्थ पर आधारित है। हमें भयभीत पेड़ों की चीत्कार महसूस करनी चाहिए। पेड़ों पर आया संकट मनुष्यता पर गिरा संकट है। कवयित्री ने पेड़ के अंगों में मानव अंगों की कल्पना की है। यह कविता हमें प्रकृति के दुख से जोड़कर अधिक सजग और उदार बनाती है। पेड़ कुल्हाड़ी की चोट की आशंका से भयभीत होकर बचाव के लिए पुकारने लगता है। पेड़ की कांपती हुई टहनियाँ मानो बचाव के लिए पुकारते उसके हजारों हाथ हैं। मानो वे हमारी ओर उठे हैं कि हम पेड़ को बचाएं। पेड़ में जीवन होता है, अतएव किसी पेड़ के कटकर धरती पर गिरने पर उसकी आवाज़ उसी तरह ठेस पहुंचाएगी मानो हमारा ही कोई हिस्सा कटकर गिर गया हो। काव्यांश 2 सुना है कभी रात के सन्नाटे में अंधेरे से मुंह ढांप किस कदर रोती हैं नदियाँ। इस घाट अपने कपड़े और मवेशी धोते सोचा है कभी कि उस घाट पी रहा होगा कोई प्यासा पानी या कोई स्त्री चढ़ा रही होगी किसी देवता को अर्घ्य। अर्थात यह काव्यांश नदियों के दुख को व्यक्त करता है कि सुना है कभी रात के सन्नाटे में अंधेरे से मुंह ढाँप कर जो नदियां हैं वो किस कदर रोती होंगी कि इस घाट अपने कपड़े और मवेशी धोते कि जो लोग हैं वो नदियों के एक ही घाट पर अपने कपड़े और पशुओं को धोते हैं, नहलाते हैं। फिर उसके बाद सोचा है कभी कि उस घाट की दूसरे घाट पर कोई प्यासा व्यक्ति पानी पी रहा होगा। इस कदर हम पानी को गंदा कर रहे हैं कि एक घाट पर पानी को गंदा करते हैं, वो बहकर दूसरे घाट पर जाता है, तो दूसरे घाट पर दूसरी जगह पर वह कोई व्यक्ति वहाँ पे पानी पी रहा होगा, तो ये बात हम सोचते ही भी नहीं है। या कोई स्त्री चढ़ा रही होगी किसी देवता को अर्घ्य, यानी किसी देवता को वो जल चढ़ा रही होगी, इस बात को भी हम नहीं सोचते हैं और नदियों को गंदा कर देते हैं। एक बार पुनः अर्थ पढ़ लेते हैं। यह काव्यांश नदियों के दुख को व्यक्त करता है। बड़े बड़े कारखानों को गंदा पानी व कूड़ा नदियों में डाल दिया जाता है। श्रद्धा तथा धर्म के नाम पर लोग नदियों में ऐसी चीज़ें बहाते हैं जिनसे नदियाँ गंदगी से भर जाती हैं। जीवन नदियों, पेड़ों और वनस्पतियों पर सीधे सीधे निर्भर है, अतः इनकी दुर्दशा पर दुख होता है। कवयित्री इस दुख का बोध शहरी और शिक्षित नागरिकों को कराना चाहती है। यहाँ नदी का मानवीकरण किया गया है। मनुष्य जब किसी गहरी पीड़ा से ग्रस्त होता है
और उसके दुख को समझने वाला कोई नहीं होता, तो वह एकांत में सिसक सिसक कर रोता है। नदी भी ऐसा ही करती है, वह मुंह ढाँप कर रोती है, क्योंकि उसके पानी को बहुत ज़्यादा गंदा किया जा रहा है, प्रदूषित किया जा रहा है। नदी के एक किनारे पर कोई स्वार्थी व्यक्ति आजीविका के लिए यानी अपनी रोजी रोटी के लिए पाले जाने वाले पशुओं को नहला रहा है, और कोई साबुन से अपने मैले कपड़े धोकर जल को गंदा कर रहा है, और दूसरे किनारे पर कोई प्यासा पानी पी रहा है, या कोई स्त्री किसी देवता को जल चढ़ाकर पूजा कर रही है। कवयित्री ऐसे लोगों से प्रश्न पूछकर उन्हें पानी प्रदूषित व अपवित्र करने के लिए शर्मिंदा करना चाहती है। जो चीज़ें हमें प्रकृति ने दी हैं, उन पर केवल हमारा ही अधिकार नहीं है, आने वाली पीढ़ियों का भी है। हमारा कर्तव्य है कि हम नदियों को साफ रखें और उन्हें सूखने से बचाएं। आपने पहले पद में पेड़ों के बारे में पढ़ा कि पेड़ों को हमें नहीं काटना चाहिए। इस पद में हमने नदियों के बारे में पढ़ रहे हैं कि हमें नदियों को गंदा नहीं करना चाहिए। अब पढ़ते हैं अगला काव्यांश 3 कि कभी महसूस किया है कि किस कदर दहलता है मौन समाधि लिए बैठे पहाड़ का सीना। विस्फोट से टूटकर जब छिटकता दूर तक कोई पत्थर, सुनाई पड़ी है कभी भरी दोपहरी में हथौड़ों की चोट से टूटकर बिखरते पत्थरों की चीख। अब यहाँ पे पहाड़ जो है वो अपनी करुण व्यथा कह रहा है कि मनुष्य मुझे किस प्रकार से तोड़ रहा है, उसका वर्णन यहाँ किया गया है। बूढ़ी पृथ्वी का दुख में पहाड़ के मानवीकरण द्वारा पहाड़ की भयंकर यातना को महसूस करने का आग्रह किया गया है। मनुष्य ऊंची ऊंची इमारतें बनाने के लिए पत्थर, सीमेंट आदि पानी को पहाड़ में डायनामाइट लगाकर उसमें विस्फोट करता है। जब पहाड़ विस्फोट से टूटता है तो ऐसा लगता है मानो मनुष्य के इस व्यवहार से उसका सीना दहल गया हो। पहाड़ के सीने पर मनुष्य हथौड़ों आदि से तेज आघात करता है, इससे उसके पत्थर छिटक कर दूर गिरते हैं। कविता की इन पंक्तियों में पहाड़ के प्रति मनुष्य के क्रूर व्यवहार की ओर संकेत किया गया है कि मनुष्य पहाड़ जैसे विशाल को भी आसानी से तोड़ रहा है, नष्ट कर रहा है। अब पढ़िए काव्यांश 4 खून की उल्टियाँ करते देखा है कभी हवा को अपने घर के पिछवाड़े। अर्थात वायु को हम प्रदूषित कर रहे हैं, उसके बारे में यह वर्णन है। खून की उल्टियाँ एक भयंकर रोग का लक्षण होती हैं। वायु प्रदूषण से खुद वायु ही रोगी हो गई है, इसलिए कवयित्री ने हवा को खून की उल्टियाँ करते दिखाया है। पिछवाड़े शब्द का अर्थ है घर के पीछे का हिस्सा। हमारा सारा ध्यान मुख्य द्वार की सजावट और सफाई पर रहता है। पिछवाड़े की हम चिंता नहीं करते, वहाँ कूड़ा फेंकते रहते हैं, इससे गंदगी बदबू फैलती है। मनुष्य विकास के लिए बड़े बड़े दावे करता है, बाहर की सफाई भीतर की गंदगी को कम नहीं कर सकती और उसके दुष्परिणामों से हमें बचा नहीं सकती। प्रदूषित हवा गंभीर रोगों का कारण बनती है। इन पंक्तियों में हवा को प्रदूषित होने से बचाने का आग्रह किया गया है। इस प्रकार से हमने इस कविता का अर्थ समझा कि हमें पेड़ों को, नदियों को, पहाड़ों को नष्ट नहीं करना चाहिए और हवा को प्रदूषित नहीं होने देना चाहिए। ये हम मनुष्य का कर्तव्य है कि इन्हें सुरक्षित रखे और पृथ्वी को बूढ़ी होने से बचाए। पढ़ते हैं प्रश्न
सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मानवीकरण का अर्थ क्या होता है? मानवीकरण का अर्थ होता है जो मानव नहीं उसे मानव के रूप में कल्पित करना, उसको मानव जैसा व्यवहार करवाना या व्यवहार जैसा उसके करना। प्रश्न नंबर 2, पर्यावरण का अर्थ है मनुष्य के लिए अनिवार्य आसपास की प्राकृतिक स्थिति को पर्यावरण कहा गया है। कविता में पेड़ों के हजारों हजार हाथों के हिलने से अभिप्राय क्या है? रक्षा की गुहार लगाना, यानी कि पेड़ अपनी रक्षा के लिए पुकार रहे हैं कि हमारी रक्षा करें, हमें काटें नहीं। इसलिए उनकी जो टहनियाँ हैं वो हजारों हजार हाथ जैसी दिख रही हैं। चौथा है खून की उल्टियाँ करते अपने घर के पिछवाड़े। पंक्ति के माध्यम से कवयित्री चंद लोगों के विकास की यातना झेलने वाले वर्ग की पीड़ा की ओर संकेत करती है। यह इसका उत्तर है कि कुछ लोगों के विकास की यातना, कि कुछ लोग विकास में लगे हुए हैं, उनकी यातना झेलते वाले वर्ग की पीड़ा की ओर संकेत किया गया है। बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता में कौन सी विशेषता नहीं मिलती? ओजस्विता नहीं मिलती है, इसमें मानवीकरण है, प्रश्न शैली है, दृश्यात्मकता है, लेकिन ओजस्विता नहीं है। मानवीकरण नहीं है। पेड़ों की चीत्कार, नदियों का रोना, मौन समाधि लिए बैठा, अब इसमें नहीं है। पेड़ की हिलती टहनियाँ, यहाँ पे साधारण सी बात कही गई है। यहाँ पे देखो पेड़ों का चीत्कार यानी कि पेड़ों का चिल्लाना मानव जैसी क्रिया है। नदियों का रोना, रोना एक मानव की आदत है। यहाँ पे मौन समाधि के लिए बैठा पहाड़, तो मौन रहना मनुष्य जैसा व्यवहार, तो इसलिए यहाँ पे मानवीकरण अलंकार होगा, पेड़ की हिलती टहनी में नहीं है। आइए प्रश्न अभ्यास करें, इन्हें अपनी नोटबुक में लिखेंगे। प्रश्न नंबर 1, बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता के अनुसार सन्नाटे में नदियाँ क्या करती हैं? उत्तर होगा बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता के अनुसार सन्नाटे में नदियाँ मुंह ढाँप कर यानी मुंह ढक कर रोती हैं। नदी की पीड़ा यह है कि वह हमें जीवन देने के लिए अपना जल देती हैं और हम उन्हें नष्ट कर रहे हैं। यहाँ पर नदियों के घटते पानी, उनमें बढ़ते प्रदूषण को लेकर दुख प्रकट किया गया है। प्रश्न 2, बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता में वर्णित जल प्रदूषण के कारण लिखिए। उत्तर है स्वार्थी व्यक्ति अपने मवेशी अर्थात आजीविका के लिए पाले जाने वाले पशुओं को नदियों में नहलाते हैं। मनुष्य द्वारा साबुन से अपने मैले कपड़े धोए जा रहे हैं। इस प्रकार वे दोनों नदी के जल को गंदा कर रहे हैं, यानी मवेशियों से, पशुओं से और कपड़ों से जो जल है वो प्रदूषित हो रहा है। बड़े बड़े कारखानों का गंदा जल नदियों में गिराया जा रहा है, इस वजह से जल प्रदूषण बढ़ रहा है। प्रश्न नंबर 3, बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता में पृथ्वी को बूढ़ी क्यों कहा गया है? जैसा कि पाठ का नाम भी बूढ़ी पृथ्वी का दुख है, तो आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि पृथ्वी को बूढ़ी क्यों कहा गया है। उत्तर है इसका पृथ्वी पर पेड़ पौधे कम हो रहे हैं, नदियाँ सूख रही हैं, पहाड़ नष्ट हो रहे हैं, पानी गंदा हो रहा है तथा हवा प्रदूषित हो रही है। इस कारण हरियाली, शुद्ध पानी, स्वच्छ हवा और विशाल पर्वतों के बिना धरती बंजर, रूखी और रोगी हो रही है। इसलिए पृथ्वी को बूढ़ी कहा गया है।
प्रश्न 4, मानवीकरण क्या है? बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता में मानवीकरण का एक उदाहरण स्पष्ट कीजिए। उत्तर, जो मानव नहीं है या जड़ है यानी निर्जीव है, उसे मनुष्य के रूप में दिखाना, मनुष्य जैसी क्रियाएं उस पर आरोपित करना मानवीकरण कहलाता है। मानवीकरण का एक उदाहरण, पेड़ों का चीत्कार करना। मनुष्य की तरह पेड़ भी भयभीत होते हैं, वे भय से चीखते चिल्लाते भी हैं, वे भी बचाव के लिए पुकारते हैं। जड़ पेड़ों को चेतन मनुष्य की तरह भयभीत होना बताया गया है। अतः पेड़ों यानी प्रकृति का तथा पृथ्वी के दुख का एहसास कराने के लिए मानवीकरण किया गया है। प्रश्न 5, बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता हमें क्या सिखाती है और कैसे? उत्तर है, हमें दूसरों से समानुभूति रखना सिखाती है, हमें प्रकृति के दुख से जोड़कर अधिक सजग और उदार मनुष्य बनाती है। पेड़ पौधों, नदियों, पर्वतों और हवा को नष्ट एवं प्रदूषित होने से बचाकर पृथ्वी के सौंदर्य को बचाया जा सकता है। मनुष्य चाहे तो धरती को असमय के बुढ़ापे से बचा सकता है, अर्थात हरा भरा और प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न बना सकता है। प्रकृति के प्रति संवेदनशील बनकर पर्यावरण रक्षा के प्रति जागरूकता पैदा की जा सकती है। प्रश्न 6, बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता के आधार पर बताइए कि आप पर्यावरण पर मंडराते खतरे के लिए हम किस सीमा तक उत्तरदायी हैं, उसे बचाने के लिए हमें कौन सा एक महत्वपूर्ण कदम उठाना चाहिए, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, पर्यावरण शब्द परि प्लस आवरण से बना है, जिसका अर्थ है हमारे आसपास की प्राकृतिक स्थिति। पर्यावरण प्रकृति का अमूल्य उपहार है। पर्यावरण पर मंडराते खतरे के कारण, ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाओं के भोग के लालच में मनुष्य प्रकृति का अंधाधुंध दोहन अर्थात अनावश्यक उपयोग कर रहा है। नदियों का प्रदूषित होना व सूखना, वायु प्रदूषण, पेड़ों का काटना, पहाड़ों को नष्ट करना आदि। प्रकृति की आवश्यकता से अधिक उपभोग करने वालों के कारण बुजुर्गों की तरह ही हमारी पृथ्वी की स्थिति हो गई है। अब इसके उपाय क्या हैं? पौधारोपण करके बंजर हुई धरती को फिर से हरा भरा बना सकते हैं, यानी अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। वर्षा के जल को संरक्षक करके यानी उसे बचा करके इकट्ठा करके तालाब, बावड़ियों में झील, कुएं आदि बनाकर या उन्हें बचाकर पानी की कमी को दूर कर सकते हैं। पेड़ों के प्रति संवेदनशील हों और उन्हें कटने से बचाएं। जागरूक हों, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। हवा को प्रदूषित होने से बचाएं। नदियों को स्वच्छ बनाएं, उनमें कूड़ा करकट ना डालें, उन्हें गंदा ना करें। पर्वतों को नष्ट होने से बचाएं, हमें पर्वतों को नष्ट नहीं करना है। मनुष्य अपने विकास के लिए पर्वतों को नष्ट कर रहा है, तो इसका विशेष ध्यान रखें। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित काव्यांश किस कविता से लिया गया है? इसके कवि का नाम उल्लेख करते हुए काव्यांश का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। थोड़ा सा वक्त चुराकर बतियाया है कभी, कभी शिकायत न करने वाली गुमसुम बूढ़ी पृथ्वी से उसका दुख, अगर नहीं तो क्षमा करना, मुझे तुम्हारे आदमी होने पर संदेह है। उत्तर, कवयित्री का नाम निर्मला पुतुल, कविता का नाम बूढ़ी पृथ्वी का दुख।
इसका अर्थ पढ़ते हैं। आजकल अधिकतर लोग ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं प्राप्त करने की होड़ में व्यस्त हैं। बुजुर्गों ने अपनी संतान को पाल पोस कर बड़ा किया और अब उनकी संतान के पास इतना भी समय नहीं है कि वह उनकी देखभाल और सेवा कर सके। उसने बात करके यानी उनसे बात करके उनका दुख सुख पूछें। ऐसे में ये बड़े बूढ़े बहुत उदास, चुप और दुखी रहते हैं। इस कविता में देखें कि थोड़ा सा वक्त चुरा कर बतियाया है कभी, कभी शिकायत न करने वाली गुमसुम बूढ़ी पृथ्वी से उसका दुख। कि इस पृथ्वी में पेड़ पौधे नदियाँ पर्वत नष्ट हो गए हैं, तो क्या आप थोड़ा सा भी वक्त निकाल के आपने थोड़ा सा चिंतन किया है कि ये सब क्यों नष्ट हो रहे हैं। इन बुजुर्गों की तरह ही हमारी पृथ्वी की स्थिति हो गई है। पृथ्वी को यहाँ पर बूढ़ी कहा गया है क्योंकि पेड़ पौधे कम हो रहे हैं, नदियाँ सूख रही हैं, पहाड़ों को नष्ट कर दिया जा रहा है, पानी गंदा हो रहा है, हवा प्रदूषित हो रही है। नदी, पेड़, हवा आदि इसी पृथ्वी के तो अंग हैं। हम देखते हैं कि शरीर का ध्यान ना रखने से बुढ़ापे में दांत गिर जाते हैं, शरीर पर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, केस यानी बाल सफ़ेद हो जाते हैं, शरीर रोगी हो जाता है। इसी प्रकार हरियाली, शुद्ध पानी, स्वच्छ हवा, विशाल पर्वतों के बिना धरती भी बंजर, रूखी और रोगी हो जाती है। इसी वजह से धरती को बूढ़ा कहा गया है। मनुष्य चाहे तो धरती को असमय के बुढ़ापे से बचा सकता है, अर्थात हरा भरा और प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न बना सकता है। मनुष्य से आशा की जाती है कि वह पृथ्वी का दुख समझे और नष्ट होने जा रहे पेड़ पौधों, नदियों, पर्वतों को बचाए। अब इस कविता का काव्य सौंदर्य पढ़ें कि मनुष्य से आशा की जाती है कि वह पृथ्वी का दुख समझे। पेड़ पौधों, नदियों, पर्वतों और हवा को नष्ट एवं प्रदूषित होने से बचाना मनुष्य का कर्तव्य है। इस कर्तव्य का पालन करके ही मानव सहित सभी प्राणियों की रक्षा की जा सकती है। प्रदूषण की समस्या को रेखांकित किया गया है। इसमें भावों के अनुकूल भाषा का प्रयोग किया गया है, सरल भाषा है। बातचीत की प्रश्न शैली का प्रयोग किया गया है, बार बार प्रश्न पूछा जा रहा है, प्रश्न किया जा रहा है। प्रकृति का मानवीकरण किया गया है, बार बार मानवीकरण का आपको अर्थ बता दिया गया है कि क्या होता है। कविता में दृश्यात्मकता है, भाषा में चित्रात्मकता शैली का प्रयोग हुआ है, उर्दू फारसी शब्द युक्त खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है, मुक्त छंद और अतुकांत कविता है। इस प्रकार से हमने इस कविता का भी अर्थ समझा और प्रश्नोत्तर भी किए हैं। यहाँ यह पाठ दिया हुआ है, इस पाठ को एक बार देख लेते हैं। बूढ़ी पृथ्वी का दुख। यहाँ पे इस पाठ में उद्देश्य दिए गए हैं कि इस पाठ को पढ़ने के बाद आप क्या सीखेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस कविता मूल पाठ दिया हुआ है, इस कविता को ढंग से पढ़ेंगे और यहाँ टिप्पणी में इसके अर्थ दिए हुए हैं। अभी मैंने आपको ये कविता पढ़ा दी है और इसका अर्थ भी समझा दिया गया है। तो आपके पास जो किताब है उस किताब में आप इसको पढ़ेंगे और समझेंगे। इस कविता का अर्थ जो आपको समझा दी गई है एक बार फिर से आप रिवीजन करेंगे। यहाँ पे कविता दी हुई है, कविता का अंश दिया हुआ है, इसका अर्थ भी सामने है आपके, इसे पढ़ते जाएं। यह भी जानिए, इसे एक बार आपको फिर से पढ़ाते हैं। प्रकृति की आवश्यकता से अधिक उपयोग करने वालों और प्रकृति को हानि पहुंचाने वालों के विरोध का लंबा इतिहास हमारे देश में रहा है। आइए इससे संबंधित कुछ बातें जान लें।
चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन का नाम तो आपने सुना ही होगा। क्या आप जानते हैं कि यह आंदोलन हिमालय पर स्थित गढ़वाल क्षेत्र के चमोली जिले के एक गांव रैणी से शुरू हुआ था। इस गांव की एक साधारण सी दिखने वाली महिला गौरा देवी ने वनों के महत्व और प्रकृति की पीड़ा को समझ लिया था। ठेकेदार के आदमी नीलाम हुए 2451 पेड़ों को काटने आए थे। गौरा देवी ने उनसे कहा कि ये जंगल और ये पेड़ हमारे देवता हैं, इन पर हमारा जीवन आश्रित है, इसलिए हम इन्हें नहीं काटने देंगे। यह कहकर गौरा देवी और उनकी सहेलियां पेड़ों से चिपक कर खड़ी हो गई। यही चिपकना चिपको आंदोलन बन गया। इस आंदोलन का नारा है, क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार, मिट्टी पानी और बयार, जिंदा रहने के आधार। सन 1987 में इस आंदोलन को सम्यक जीविका पुरस्कार प्रदान किया गया। चिपको आंदोलन को लोकप्रिय बनाने के लिए सुंदरलाल बहुगुणा विश्व भर में वृक्ष मित्र के नाम से प्रसिद्ध हुए। आगे पृथ्वी का दुख में यहाँ पे आपको क्रियाकलाप दिया गया है कि वृक्षों को बचाने के लिए किए जा रहे प्रयासों के विषय में आपने पढ़ा। अपने आसपास पेड़ों के साथ किए जा रहे व्यवहार को ध्यान से देखिए। इसके बाद पेड़ों की रक्षा के लिए कम से कम 3 ऐसे उपाय लिखिए जिन्हें आप अपनाना चाहते हैं। यहाँ पे 3 उपाय कि पेड़ों को किस तरह से बचाया जा सकता है। इस साइड टिप्पणी में पेड़ों के लाभ दिए गए हैं, इन्हें आप एक बार ध्यान से पढ़ेंगे और अपनी नोटबुक में लिख लें। अंश नंबर 2 का भी यहाँ पे अर्थ दिया हुआ है। इस तरह से आप इसे पढ़ते जाएं और समझें। यहाँ पे पाठगत प्रश्न 14.1 दिया हुआ है। मानवीकरण का अर्थ है जो मानव नहीं उसे मानव के रूप में कल्पित करना। ये मैं भी आपको अभ्यास करवा दिए हैं, यहाँ पे भी आप इनका अभ्यास करेंगे। अपनी किताब में टिक लगा लें, निशान लगा लें, प्रश्नों को पढ़ते जाएं। ये कविता का अर्थ है। यह भी जानिए, क्या आप जानते हैं कि पौधारोपण करके बंजर हुई धरती को फिर से हरा भरा बना सकते हैं। वर्षा के जल का संरक्षण करके और तालाब बावड़ियाँ बनाकर या उन्हें बचाकर पानी की कमी को दूर कर सकते हैं। लेकिन यदि पहाड़ एक बार नष्ट हो गए तो उन्हें फिर से उत्पन्न नहीं किया जा सकता। पहाड़ को प्राचीन समय से ही भूधर नाम दे दिया गया था। भूधर का अर्थ है भूमि को धारण करने वाला। यदि पहाड़ ना हो तो धरती के भीतर होने वाली हलचलें, गतिविधियाँ, गैसें आदि धरती को नष्ट कर सकती हैं। पहाड़ इस आंतरिक हलचलों से धरती की रक्षा करते हैं। वे इस विनाशकारी हलचलों को ज्वालामुखी तथा अपने शिखरों के माध्यम से बाहर निकाल देते हैं, इसलिए उन्हें भूधर कहा जाता है। पहाड़ों के जंगल से लकड़ी के साथ साथ बहुमूल्य खनिज पदार्थ भी मिलते हैं। यहाँ पे क्रियाकलाप 14.2 आप करेंगे। अंश 4 अर्थ दिया हुआ है, हम इसे पढ़ चुके हैं। यहाँ पर इन प्रश्नों को पढ़ेंगे। MCQ प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न है, पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इनके उत्तर पाठ के अंत में दिए गए हैं, वहाँ से देखकर इनके उत्तर लिख लें। इस प्रकार से पढ़ते जाएं। क्रियाकलाप 14.3, यहाँ पे वायु प्रदूषण के कुछ कारणों के विषय में आप जान चुके हैं। इसके अतिरिक्त और भी अनेक कारण हैं, उनको यहाँ पे लिखना है। पोस्टर तैयार कर सकते हैं एक। इस पाठ का भाव सौंदर्य, यहाँ पे भाषा सौंदर्य, इस तरह से।
फिर पाठगत प्रश्न जो हमने अभी अंश पढ़ा है उसका यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं, अभ्यास किए गए हैं। मानवीकरण नहीं है, पेड़ों की हिलती टहनियाँ नहीं है। इस पाठ से आपने क्या सीखा, इस कविता को पढ़ने के बाद में आपने क्या सीखा कि पर्यावरण मानव जीवन के लिए अनिवार्य है। पर्यावरण के असंतुलित होने से मानव जीवन पर अनेक रूपों में संकट आता है। पेड़ पौधों, नदियों, पर्वतों और हवा को नष्ट एवं प्रदूषित होने से बचाना मनुष्य का कर्तव्य है। ये सब हम पढ़ चुके हैं, इन्हें आप पढ़ें और समझें। योग्यता विस्तार में कवयित्री के बारे में बताया गया है। बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता की लेखिका निर्मला पुतुल हैं। उनका जन्म 1972 में एक संथाली आदिवासी परिवार में हुआ। निर्मला पुतुल अपनी कविताओं में उस आदिवासी लोक की रचना करती हैं जो प्रकृति के सबसे अधिक निकट रहता है, उससे आत्मीयता का अनुभव करता है और जो प्रकृति के महत्व को सबसे अधिक समझता है। इस प्रकार अपनी कविताओं के माध्यम से निर्मला पुतुल आदिवासी समाज और प्रकृति के अस्तित्व को बचाने का प्रयास करती हैं। आज विश्व में एक प्रत्यय लगा हुआ है, विश्व में एक प्रत्यय लगा हुआ है, बनता है वैश्विक। सभ्यता तथा उपभोक्तावाद के दौर में ये दोनों ही संकटग्रस्त हैं। निर्मला पुतुल हमारे एकांगी राष्ट्रीय विकास पर प्रश्न चिन्ह लगाकर सभी के लिए विकास की मांग करती हैं। निर्मला पुतुल ने स्त्री प्रश्नों पर भी कविताएं लिखी हैं। उनके कविता संग्रह का नाम है नगाड़े की तरह बजते शब्द। अब आपके पाठांत प्रश्न, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। पाठ में इनके उत्तर दिए हुए हैं। अगर आपने पाठ को ध्यान से समझा है तो इनके उत्तर आप पाठ में अंदर से ढूंढ करके लिखेंगे और समझ के करें। अगर नहीं हो रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, प्रश्नों के उत्तर आपको समझा दिए जाएंगे। पाठगत प्रश्न जो दिए गए हैं उनके उत्तर यहाँ पे दिए गए हैं, इन्हें देखकर आप उत्तर लिख लें। इस प्रकार से हमने बूढ़ी पृथ्वी का दुख पाठ को समझा। धन्यवाद।